नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव ना आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत चल रही होगी और शानदार चल रही होगी। तो साथियों आइएगा शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन सी चीजों को, जबरदस्त सी चीजों को, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी क्लास का टाइम टेबल है वो क्या रहता है। एक बार बताइएगा सभी को आवाज वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है, सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों जो हमारी क्लास का टाइम टेबल होता है, हम सुबह के टाइम साथियों यहाँ पर रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे ले रहे होते हैं। तो सुबह 9 बजे रीजनिंग क्लास में जुड़िएगा। फिर 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। साथियों जीके जीएस की जो क्लास होती है मैं 9 बजे लेके आता हूँ, यानी कि अभी हम 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने आ भी चुका हूँ। साथियों मेरे बाद 10 बजे जो क्लास होती है वो हमारी यहाँ पर मैथ की होती है, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों साइंस मैग्नेट का जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी एक शानदार सी क्लास को। तो कैसे हैं सब लोग? आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तरीके से चीजों को लेके चल रहे होंगे। दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते थे। सिंपल एक समझो बात, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था यहां से। अगर सत्य हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें, तो मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है कि दोस्तों इतिहास को आप 3 भागों में, हिस्ट्री को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इस इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो यहां पर साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 भागों में साथियों आपका क्या आता है। 3 भागों के अंदर सबसे पहले साथियों आप एंशिएंट हिस्ट्री को जानते हैं, जिसे आप प्राचीन इतिहास कह सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से आप जानते हैं। प्राचीन इतिहास में इसे हिंदी में लिख दे रहा हूं, बस क्वेश्चन नहीं बनता, थोड़ा सा मैं साथियों भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा साथियों हम बात करें तो इस इतिहास को आप दूसरा हिस्सा जो है इसको साथियों आप जानते हैं मध्यकालीन इतिहास के नाम से। किसके नाम से साथियों? इसे आप मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। और जो मध्यकालीन इतिहास है इसी को साथियों आप मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको आप मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो जो तीसरा भाग है इतिहास का, उसको आप क्या कहते हो? उसको साथियों आप मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि साथियों आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हो। किसके नाम से? आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हो। तो यहां तक साथियों कोई समस्या नहीं है कि आधुनिक इतिहास क्या है, साथियों एंशिएंट हिस्ट्री क्या है। तो साथियों सामान्य से हम बात करें तो आप इतना समझो कि जब साथियों हम यहाँ आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो हम मुख्यतः क्या पढ़ रहे होते हैं? हम दोस्तों दरअसल अंग्रेजों के शासन को पढ़ रहे होते हैं। क्या ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? अब इतनी तो इतिहास की समझ हो चुकी होगी ना कि किस जगह पर हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हम साथियों आधुनिक इतिहास को पढ़ के आ रखे हैं, हमने आधुनिक इतिहास कवर कर रखा है। तो इतना समझ तो होना चाहिए कि दोस्तों जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंदर आपने क्या पढ़ा था? इसमें साथियों जितने भी भारत के अंदर मुस्लिम शासक हुए हैं, जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उनको आपने पढ़ा था और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जाना था। यहां पर साथियों 2 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मुस्लिम शासकों में आपने एक समय तो पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में साथियों? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। और एक फिर साथियों आपने एक समय पर पढ़ा था मुगल शासकों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फिर आपने मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था। तो मुगल शासकों में कई सारे राजाओं ने शासन किया और दिल्ली सल्तनत में साथियों कई सारे वंशों ने और कई सारे राजाओं ने शासन किया। जब हम साथियों एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होता है? एंशिएंट हिस्ट्री में साथियों आप प्राचीन काल के समय को पढ़ते हो। जैसे पहले तो साथियों आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो? मानव के बारे में ही पढ़ते हो, बेसिक जानकारी उसके बारे में लोगे। फिर क्या जानोगे साथियों? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। क्या हो गई साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो। फिर साथियों आप क्या पढ़ते हो? फिर साथियों इसके अलावा हाँ इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो हम यहां पर साथियों किसके बारे में पढ़ते हैं? तो वैदिक युग को पढ़ते हैं, जहां पर आप साथियों वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में जानते हो। फिर आप क्या पढ़ते हो? इसी में साथियों आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ जाते हो, है ना? जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ जाते हो, जो आपके लिए साथियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से यही दोनों साथियों को क्वेश्चन देके जाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ जाते हो। फिर साथियों आप क्या पढ़ते हो? मगध वगैरह के बारे में साथियों पढ़ते हो और कुछ ऐसे राजवंशों के बारे में पढ़ते हो जो कि साथियों
दक्षिण भारत के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो बेसिकली हमने तो ये एक बड़ा पोर्शन तो कवर कर लिया है। अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो हमें पढ़ना है ना, वो वहां से पढ़ना जब मानव की भी उत्पत्ति नहीं थी। मानव की उत्पत्ति, मानव के विकास, मानव ने किस किस तरह से चीजें करी, वहां से हमको साथियों पढ़ना है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर हम जो पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों? इतिहास। यानी कि इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहा होता तो इन्हीं बातों के साथ शुरू कर रहा होता। दोस्तों, इतिहास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मैं इसका सबसे बड़ा अगर रीजन आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा कारण आपको बताऊं, तो दरअसल साथियों जो आपने गलतियां अपने अतीत में करी हैं, उन गलतियों से सीखकर आप अगर भविष्य में गलती नहीं करना चाहते तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। यानी कि इति प्लस हास, दो शब्दों से मिलकर साथियों इतिहास बना है। और इसका सबसे बड़ा साथियों अगर हम बात करें, जो उद्देश्य है वो ये है कि आपने जो अपने अतीत में जो पीछे आपने गलती करी है, उनको पढ़ के आप साथियों अपने भविष्य में कभी गलती ना करें। दोस्तों, कहा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के जनक या इतिहास के पिता जो कहे जाते हैं, वो साथियों यहाँ पर हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने कई सारी किताब लिखी, उनके अंदर बहुत बहुत बेहतरीन चीजें लिखी, जिसकी वजह से इनको इतिहास का पिता कह दिया गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि इतिहास का पिता कौन है? आप ये मत कहना इतिहास का जनक भैया सुशील जादव सर ने पढ़ाया तो शायद इन्होंने इतिहास बनाया होगा। नहीं, हेरोडोटस जो है इनको साथियों इतिहास का जनक कहा गया, या इतिहास का साथियों इन्हें पिता कह दिया गया। और ये कई बार आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने वाला कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो एक इतिहास का पार्ट होता है जिसे आप प्राग ऐतिहासिक के नाम से जानते हो, एक इतिहास का भाग जिसे आप आद ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हो, और एक ऐतिहासिक काल के नाम से समय जाना जाता है। यानी कि साथियों अगर हम इतिहास को देखें तो हम एक पार्ट, एक भाग, एक हिस्सा है इसका, जिसको विभाजित कर सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, फिर एक आदि ऐतिहासिक काल में, और एक साथियों ऐतिहासिक काल में, एक ऐतिहासिक काल में। तो तीन तरह से क्या कर सकते हो, तीन तरह से साथियों आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप तीन तरह से इतिहास को विभाजित कर सकते हो। दरअसल इसके पीछे साथियों एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल की घटनाएं है ना दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल की घटना है ना, इस समय क्या होता था, इस समय साथियों मानव को लिखने की कोई नॉलेज नहीं थी, मानव को लिपि की कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने ऐसी सारी घटनाएं जहां पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उनको साथियों हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर डाल दिया। दोस्तों, जो आदि ऐतिहासिक काल है, ये एक ऐसा समय हुआ करता था जिसमें साथियों लिपि की जानकारी तो हुई, उसे लिखने की जानकारी तो हुई, लेकिन उसे हम पढ़ ना सके। अगर हम साथियों ऐतिहासिक काल की बातों की बात करें तो ऐतिहासिक काल के अंदर आपको वह सारी घटनाएं मिलती हैं जहां पर जो बातें लिखी गई, उन बातों को साथियों आज के समय पढ़ा जा सकता है। तो जो आपका ऐतिहासिक काल है ना, इसी के अंदर, ऐतिहासिक काल के अंदर ही आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हो। सर फिर प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? पाषाण काल आएगा, ताम्र युग आएगा। जबकि साथियों हम जो मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये साथियों आपका ऐतिहासिक काल का पार्ट रहता है। किसका? ये साथियों आपका ऐतिहासिक काल का पार्ट होता है। यहां पर साथियों जो हम क्या पढ़ते हैं, साथियों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर साथियों हम क्या पढ़ते हैं, या फिर साथियों हम यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर साथियों हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर सर आदि ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? तो इसी के अंदर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब साथियों किसके अंदर आ जाएंगे? आपकी ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाएंगे। पहले अपने माइंड को कूल रखो, यहां पर बिल्कुल पजल नहीं होता। आपसे आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि किस पार्ट से क्या पूछा जाता है। सिर्फ इसको भूमिका बनाने के लिए दोस्तों समझाना पड़ता है, पार्ट के हिसाब से इससे बताना पड़ता है। यहां से कोई क्वेश्चन कभी बनता नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको खुद बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इतिहास के पिता, इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया। साथियों प्राग ऐतिहासिक काल में वह समय है जब लिखना पढ़ना नहीं आया था, कुछ लिपि की जानकारी नहीं थी, लिखने की जानकारी नहीं थी, पहला वाला। दूसरे काल को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, सब इस काल में आ जाएंगे। ऐतिहासिक काल में तीनों, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री साथियों तीसरे वाले काल में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, लोड मत लेना, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करना। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है,
ये एक ऐसा समय हुआ करता था जिस समय मानव को साथियों लिपि की जानकारी नहीं थी। वो मानव जो हुआ करता था ये लिपि और लेखन कार्य से परिचित नहीं था। जब ये लिखित और लेखन कार्य से परिचित नहीं था तो हम इसके बारे में कहां से आइडिया लगाएंगे, कहां से नॉलेज रखेंगे। तो इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल में साथियों आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मानव इस समय साथियों ना लिखना जानता है ना लिपि के बारे में जानता है। जब जानता ही नहीं है तो बहुत ज्यादा जानकारी हमें यहां पर नहीं मिलती। अब साथियों इसको जब हम तीन भागों में बांटेंगे तो ये साथियों आपका पाषाण काल इसके अंदर आ जाता है, स्टोन एज जिसे आप कहते हो। तो इसमें आपको एक पूरा पाषाण काल देखने के लिए मिलेगा, एक मध्य पाषाण काल देखने के लिए मिलेगा और एक नव पाषाण काल देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो पाषाण काल हो गया, एक आपका ताम्र काल हो गया। तो ताम्र काल तो साथियों बहुत छोटा है और जो पाषाण काल है ना उस पाषाण काल को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। सिंपल समझो, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक तो पाषाण काल हो गया, एक ताम्र पाषाण काल हो गया। इस पाषाण काल को भी आप तीन हिस्सों में बांट सकते हो जो आपके सामने है, और ताम्र पाषाण काल बहुत छोटा रहेगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो साथियों यहीं से बनेगा। अब आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा, जो बात मैं आपको बताऊंगा बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दोस्तों जो आज ऐतिहासिक काल होगा इसमें लिपि से तो परिचित था मानव, लेकिन उस लिपि को साथियों पढ़ा नहीं गया। हमने जो दूसरा पार्ट था हमने देखा था कि एक समय ऐसा था कि लिपि से परिचित रहा व्यक्ति लेकिन उस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया। तो वो कौन सा देखा था हमने, अभी हमने देखा था ना, ये आद ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने क्या बताया कि उसे ना पढ़ने की जानकारी ना लिखने की जानकारी है, तो इसमें हमें कुछ जानकारी मिलती है। आज ऐतिहासिक काल में जो चीजें लिखी गई उनमें साथियों उनको हम पढ़ ही नहीं पाए। जैसे उसने साथियों क्यों नहीं पढ़ पाए, तो मान लो उसने कोई आकृति बना दी, अब उसका मतलब उस समय के लोग तो समझते थे लेकिन आज के मतलब आज के लोग नहीं समझ पाए उसका मतलब। तो आज ऐतिहासिक काल में साथियों मानव जो था वो लिपि से तो परिचित था, उसे जानकारी थी लेकिन उससे साथियों अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता और साथियों हड़प्पा सभ्यता इसके एग्जाम्पल रहेंगे। जब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और पढ़ी जा सकी और वह लिखी जा सकी, जिससे मैंने आपको बताया प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों साथियों आप ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हो। जो मैंने वहां पर आपको बेसिक बताया वो साथियों यहां पर मैंने आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया। अब शुरू करेंगे साथियों प्राग ऐतिहासिक काल से। ध्यान से सुनो, हाँ बात तुम्हें लगी हुई ना, लग लो बेटा। अब शुरू करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। तो इस काल के अंदर मानव साथियों किससे परिचित नहीं था, तो दोस्तों मानव लिपि से परिचित नहीं हुआ करता था। इस कालखंड की जानकारी, किसकी, प्राग ऐतिहासिक काल के कालखंड की जानकारी केवल और केवल साथियों अवशेषों से मिलती है। किससे मिलती है, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी केवल और केवल साथियों अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को दो खंडों में बांटा जा सकता है, एक ताम्र काल और एक साथियों पाषाण काल। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है ना वो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है पाषाण काल। अब बनेंगे यहां से क्वेश्चन, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना तो अब सुनना, जिन बातों को मैं बता के चलूं ना बस उस पर थोड़ा सा गौर फरमा लेना। दोस्तों पाषाण काल जो है भारत में सर्वप्रथम 1863 की बात हुआ करती थी। कब की, 1863 की बात हुआ करती थी, जब रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तो पाषाण काल सभ्यता की खोज करने का काम किया था। तो पाषाण काल जो समय है, जो पाषाण काल है उसकी खोज किसने करी, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पाषाण कालीन सभ्यता की सत्य खोज की गई। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये बताओ कि जो पाषाण काल है, अब क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों यहां से कि पाषाण काल की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सत्य पाषाण काल की खोज करी। अध्ययन की दृष्टि से भैया पाषाण काल को भी हम तीन अंगों में बांट सकते हैं, एक होगा पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। याद करने की कोई जरूरत नहीं है इनको। पुरा मतलब पुराना, बीच का क्या होगा मध्य, और नव मतलब सत्य नया वाला। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीन भागों में हमने बांट दिया। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा, तो पहला भाग उठाया जिसका नाम था पुरा पाषाण काल, मतलब पुराने समय की बात करेंगे। पाषाण काल में भी पुराने समय की बात करेंगे, जो सबसे पुराना वाला रहेगा। इतिहास का ये सबसे प्रारंभिक समय हुआ करता था जब हम पुरा पाषाण काल की, पुरा मतलब पुराना, सबसे पुराना, तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय हुआ करता था। और इसकी जो अवधि मिलती है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक मिलती है। दोस्तों ये अवधियां जो है ना
ओके ओके ठीक है अरुण। ये अवधियां जो है ना, ये उतनी साथियों ना तो कभी पेपर के अंदर पूछी जाती और ना ही साथियों हमें इनके बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स मिल पाते हैं। अपने अपने आधार पर इतिहासकार, अपने अपने आधार पर किताबें इन साथियों तिथियों को लिखती हैं, जिसके आधार पर साथियों अनुमान के आधार पर ये तिथियां बताई जाती हैं। आपको अलग अलग किताबों में तिथियां अलग अलग भी मिल सकती हैं, इसलिए परेशान होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कभी साथियों क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों ये जो पुरापाषाण काल है ना, इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। कहते हैं ना कि मानव पहले आदि मानव हुआ करता था। आपने देखा होगा ना कि पहले झुककर चलता था, बंदर से साथियों उत्पत्ति होती गई, फिर वो सीधा चलता चला गया। तो जो मानव है ना, इस मानव को आदि मानव किस काल में कहा जाता था? तो पुरापाषाण काल में मानव को साथियों आदि मानव कहा जाता था। और मानव का जीवन जो था ना, वो स्थिर नहीं था। जैसे आज आपका एक एड्रेस है, एक आपका पता है, रहने का स्थान है, आपकी गाड़ी घोड़ा है, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था है। मानव का उस समय का जीवन, पुरापाषाण का जीवन स्थिर ही नहीं था। वो आज आपको यहां मिला, कल को सत्य क्या मिलेगा, कल को आपको दूसरी जगह मिलेगा। आपको देखने में लगेगा आज तो ये रामफल है, कल रामफल सत्य मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कहां गया। तो जो पुरापाषाण काल का समय हुआ करता था, उस समय उस काल में मानव का जीवन स्थिर नहीं था। ये मानव क्या करता था, उस समय सत्य पूरी तरह से डिपेंड होता था शिकार करने पे, और शिकार करके उसका क्या करता था, भोजन संग्रहण करने का काम करता था। सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि मान लो मानव है उस समय का, और हाँ उस समय का मानव कपड़े भी नहीं पहना करता था। अब बहुत खुश हो जाओगे आप। तो जैसे कोई मानव है, अब वो क्या करता है, शिकार करके अपने भोजन का मतलब जीवन यापन करता है, भोजन उसी शिकार को करता है। तो अब मानव किसी जगह पे जंगल में रहने लगा, किसी जगह पर रहने लगा। अब वहां शिकार करेगा, उस क्षेत्र में आसपास शिकार करेगा, जानवरों को मारेगा, क्योंकि वही उसे खाना है। और अगर वही उसे खाना है, जब शिकार करेगा तो 10-15 दिन रुका तो उस क्षेत्र के सारे जानवरों को मार के शिकार करके अपना पेट भर लेगा। अगर पेट भर लेगा तो अब उसे भूख लगेगी, तो मानव क्या करेगा, अब क्या सोचेगा, उसको समझ विकसित होने लगेगी, भाई यहाँ के तो सारे जानवर मैंने मार के खा गया, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, वहां नए जानवर मिलेंगे। तो साथियों जो आपका पुरापाषाण काल है ना, उसमें अगर मानव शिकार करके अपने भोजन का जीवन यापन कर रहा है ना, तो वो स्थिर रह ही नहीं सकता, वो अस्थिर था। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, इसी तरह से साथियों मानव चलता रहता था। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई तरह के लोग भारत के अंदर पाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, जो हमारे कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रों को कई बार बनाने का काम करते हैं। उनके गाड़ी पर एक गाड़ी होती है बैलों की, उसी गाड़ी पर क्या रखते हैं, अपना खाने पीने का सामान, बच्चे रहने का सामान होता है। आज साथियों आपके गांव में पहुंचे, वहां कुछ दिन काम किया और वहां से निकल के फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में, पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, जिनका कोई स्थायी निवास ही नहीं है। कहीं पर गए, वहीं रुके, वहीं पकाया, वही खाया, कुछ दिन रुके, फिर गाड़ी लेके आगे बढ़ लिए। तो सेम सत्यो यहां पर जो मानव हुआ करता था पुरापाषाण काल का, वह भी खाना बदोश जीवन जीता था। वो भी सत्यो कहीं गया, खाना मिला, खाना खाया और फिर कुछ समय रुकने के बाद आगे चला गया। समझ में आ गया? तो पुरापाषाण काल में दो चीजें अभी तक मैंने बताई। पहला तो ये आदि मानव है, दूसरा ये स्थिर कहीं नहीं रहता, ये अस्थिर है, भागता दौड़ता रहता है, इसलिए इसे साथियों खाना बदोश जीवन जीना पड़ रहा है मानव को। बोले सर ठीक है, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों इसी समय पर अब स्टार लगा लेना। मैंने कहा ना कि जो प्रश्न पेपर के अंदर आने वाला है ना, उस पर मैं स्टार लगवा दूंगा। इसी समय पर सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है मानव की, वो साथियों आग की खोज मानी जाती है। क्या इस समय मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है, वो साथियों आग की खोज मानी जाती है। पुरापाषाण काल में अगर आप देखोगे तो साथियों इस समय मानव जो था, पत्थर के साथियों बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। किसके लिए साथियों? शिकार करने के लिए पत्थरों का साथियों बड़े बड़े औजारों का यहां पर प्रयोग करने लगा था। तो मानव क्या करता था, बड़े बड़े साथियों औजारों का प्रयोग करता था। अब अगर बड़े बड़े औजार होंगे तो शिकार करने में प्रॉब्लम आएगी। मान लो नीचे कोई आपको एक भालू दिखाई दिया, आपने क्या किया, बहुत बड़ा पत्थर लिया, एकदम से उसके ऊपर मार दिया, मर गया, शिकार कर लिया। आगे चल के मानव क्या करेगा, अपने हथियारों को नुकीले बनाएगा और छोटे बनाएगा। मान लो कोई पत्थर था, रगड़ रगड़ के उसको नुकीला बनाया और उसको नुकीला बना के छोटा बनाया। अब कोई भालू जा रहा है तो भागते हुए भालू में मारा, पत्थर उसके साथ तो घाव करेगा, घाव करके वो मर जाएगा या घायल हो जाएगा, उस स्थिति में शिकार करेगा। लेकिन यहां क्या है, पुरापाषाण काल में मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजार का प्रयोग कर रहा है
और उनसे क्या कर रहा है, उनसे सबसे शिकार करने का काम कर रहा है। तो इस काल में यानी पुरापाषाण काल में मनुष्य के सर्वप्रथम सबसे चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था। और हमें जो इसकी जानकारी मिलती है ना कि इस समय का मानव चित्रकारी करता था, इसकी जानकारी हमें भीमबेटकाओं की गुफा से मिली है कि पुरापाषाण काल का जो मानव था वो सत्य चित्रकारी करता था, चित्रकारी में इंटरेस्ट लेता था। तो पुरापाषाण काल के मानव के बारे में, चित्रकारी के बारे में जानकारी जो मिलती है वो भीमबेटका की गुफाओं से मिलती है। बस आप इतना बताइएगा कि भीमबेटका की गुफा सत्य कहां पर अवस्थित है, किस जगह पर रहने वाली है। हमने क्या पढ़ा, पुरापाषाण काल पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, पहली बात हमने ये पढ़ी, ध्यान से सुनो। पहली बात हमने क्या पढ़ी पुरापाषाण काल में कि पुरापाषाण काल में सर आदि मानव है, स्थिर नहीं रह रहा, खाना बदोश जीवन जी रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि आग है सत्यो किसमें, पुरापाषाण काल में। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि सत्यो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग कर रहा है, चित्रकारी का सत्यो प्रयोग कर रहा है, जिसमें भीमबेटका के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। हमने सत्यो इतनी सारी बातें जानी पुरापाषाण काल में। अब बीच वाला मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, तीन ही तो काल पढ़ने, कौन सी बड़ी बात है। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ है कि पुरापाषाण काल में नवपाषाण काल के बीच में, मतलब सत्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में मध्यपाषाण काल आया है, इसलिए तो इसका नाम है मध्यपाषाण काल। भाई मध्य का मतलब बीच का ही होता है। और इसका समय जो माना जाता है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर सत्यो ये 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय में क्या हुआ, जब मध्यपाषाण काल आया तो मध्यपाषाण काल में ये मानव क्या करने लगा दोस्तों, पशुपालन करने लगा। इसे समझ में आ गया। कैसे, इसे ये समझ में आ गया कि मैं जैसे मान लो कोई भालू है, मतलब जानवरों का शिकार कर रहा है, वो एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो। कोई भालू है, इसने क्या किया, भालू आया, उसको पकड़ के साथ मारा, मारने के साथ क्या किया, उसको सब वो पका के कच्चा उसे खा गया। अभी इतना समझो कि वो खा रहा है। एक दिन क्या किया, इसने भालू पकड़ा और भालू सत्य पकड़ के बांध लिया। क्यों, क्योंकि उस दिन उसने दूसरा शिकार कर लिया था, उससे पेट भर गया, तो बोला इसे कल खाऊंगा। अब क्या हुआ कि उस भालू के पास और जानवर आने लगे, मान लो दूसरा भालू आया, तीसरा भालू आया, तो उनकी संख्या बढ़ती चली गई। उस भालू के पास और भालू आने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब इसके पास सत्यो ज्यादा भालू रहने लगे और जानवर आने लगे, तो इसने देखा कि ये तो 1 से 2 भी होते हैं। भाई जनन प्रक्रिया होती है, इनके अंदर 1 से 2 भी होते हैं, 2 से 4 भी होते हैं। मान लो इसके साथ 2 भालू पकड़े, 2 साल बाद देखा कि वो तो 4-5 हो गए। तो इसे समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अच्छा होगा कि हम इन्हें पाल के रखें। तो मध्यपाषाण काल के अंदर, क्योंकि 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10 होंगे ये, तो मध्यपाषाण काल के अंदर सत्य मानव ने क्या किया, पशु पालन करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि 1 से 2, 2 से 4 होंगे, जिससे कि मुझे आगे खाने के लिए सत्य क्या मिलेगा, यहां पर सत्यो आसानी रहेगी। अब मध्यपाषाण काल में और समझदार होता जा रहा है। शुरू में क्या था, इसको कोई नॉलेज नहीं थी, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था। ये अब सत्यो समझदार होता जा रहा है मानव। कितना समझदार हो गया कि इसने सत्यो छोटे और नुकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए। बोले इतने बड़े हथियार से, इतने बड़े पत्थर से कैसे मारूंगा मैं किसी को। छोटा सा बनाया, एक पैना सा पत्थर, उसको सत्यो मारा, धारदार मतलब घिसके धारदार कर लिया, और उससे सत्यो क्या हुआ, जानवर मर गया। तो मानव ने क्या किया मध्यपाषाण काल में, जब सत्यो ये बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था, यहां पे आके इसने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो ये छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग कर रहा है ना, इन्हीं हथियारों को सत्यो माइक्रोलिथ कहा जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब मानव मध्यपाषाण काल में छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था, उसको क्या कहते थे, उसको सत्यो माइक्रोलिथ कहते थे। और इसीलिए इस मध्यपाषाण काल के समय को माइक्रोलिथ पीरियड भी कह दिया जाता है। दूसरा, मानव के द्वारा जब पशुपालन शुरू किया जा रहा है, हम देख रहे हैं पशुपालन शुरू कर रहा है, तो इसने सबसे पहले सत्यो पालतू जो बनाया ना, वो कुत्ता को बनाया। सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया मानव ने, वो किससे बनाया, कुत्ता को बनाया। शायद इसीलिए सत्य कुत्ता वफादार रहा होगा, एक बार आया फिर दोबारा नहीं गया होगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो मानव ने सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया है ना, वो कुत्ता बनाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड के अंदर सेट रख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या जाना मध्यपाषाण काल में, अभी पशुपालन करना सीख गया, समझदार हो गया, हथियार छोटे और नुकीले रख लिए, पशुपालन कर रहा तो सबसे पहले पशुपालन किसका किया, कौन सा जानवर पाला, तो सबसे पहले इसने कुत्ता पालना शुरू किया। अब क्या हुआ,
अब साथियों नवपाषाण काल में जब आते हैं तो मानव और समझदार हो गया होगा। कितना समझदार हो गया होगा? पहले ये जान लो कि मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आया है और इसका समय जो है साथियों आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। बस कौन सा काम किस काल में हो रहा है, अगर इतना भी ध्यान रख लिया तो आपका काम चल जाएगा। दोस्तों नवपाषाण काल में अब मानव साथियों स्थायी हो गया। पशु पाल लिए, खाना वहीं पर मिल रहा है, तो खाना बदोश जीवन क्यों जिएगा? नवपाषाण काल में आके मानव अब स्थायी हो गया, एक ही जगह पर रहने लगा, वहीं जानवर मिल रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 होते जा रहे हैं, तो अब मानव स्थायी हो गया। मानव ने क्या किया कि अब साथियों इस समय पर मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया। पूछेगा बताओ किस काल में मानव ने कृषि करनी शुरू करी, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल के अंदर दोस्तों मानव ने कृषि करनी शुरू करी। और साथ ही साथ ये क्या कर रहा था, इस काल में साथियों पशुपालन को साथ लेके चल रहा था। तो कृषि और पशुपालन मानव नवपाषाण काल के अंदर कर रहा था। और इसी काल में मानव ने साथियों पहिए की खोज कर दी। किसकी? पहिए की खोज कर दी। इसी काल में क्या हुआ, मानव ने साथियों पहिए की खोज कर दी, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। और साथियों क्या हुआ कि लकड़ी को ले एक जगह से दूसरी जगह उठा के, बहुत बड़ी लकड़ी को बहुत मुश्किल से मानव लेके जाता था। मानव का समझदार नहीं है, अभी वो विकास नहीं है जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उसकी बुद्धि का विकास नहीं है। अब तुम जैसे व्यक्ति ने आया, कोई थोड़ा बलशाली सा, साथियों लकड़ी को दे दिया धक्का, लकड़ी आगे लुढ़क गई, उसने फिर से धक्का दिया, लकड़ी और आगे लुढ़क गई। उसे समझ में आ गया कि यार हम इसको लकड़ी को इतनी भारी को इतना दम लगा के उठा के लेके जाते हैं, इसको अगर हम पार्ट पार्ट करें तो हम इसको ढकेल के भी लेके जा सकते हैं। तो मानव ने साथियों विकास हुआ मानव की बुद्धि का, तो नवपाषाण काल में उसने पहिए की साथियों खोज करने का काम कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा, तो 3 पाषाण काल पढ़ लिए, चाहे आप साथियों पुरा पाषाण काल की बात करो, चाहे मध्य पाषाण काल की, चाहे नवपाषाण काल की। बस ये ध्यान रखना तीनों पाषाण काल के अंदर किस काल में मानव ने कौन सा काम किया, सिंपल सी बात ध्यान रखना। और एक क्रम में है, मानव की बुद्धि का विकास होता जा रहा है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मानव ने क्या किया था, मानव ने साथियों मतलब खाना बदोश जीवन जो जिया वो नवपाषाण काल में जिया है। खाना बदोश तो पहले जीता था, फिर वो समझदार होता चला गया, ठीक है, क्रम में है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ताम्रपाषाण काल में साथियों ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही साथियों ताम्रपाषाण काल देखने के लिए मिलता है। और ताम्रपाषाण काल में मानव ने क्या कर दिया था दोस्तों, तांबे की खोज कर दी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये मानव के द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु है, इसलिए तांबे की खोज किस युग में हुई है, तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल में मानव ने दोस्तों तांबे की खोज कर दी। और इस काल के अंदर मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने लग गया। शिकार वगैरह में तो तांबे के उपकरणों का प्रयोग ताम्रपाषाण काल के अंदर करने लग जाता है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मानव ने साथियों अगर पूछे कि मानव ने सबसे पहले किसकी कृषि करी, तो जौ और गेहूं की खेती साथियों मानव ने सबसे पहले करी थी। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान के अंदर है, यहां पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करी थी, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और साथियों जो आपका कोलिड हवा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है जहां पर साथियों चावल के प्रमाण बनते हैं। तो एक छोटी सी बात थी जो मानव के विकास से संबंधित थी, जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी होती है। सिंपल है या फिर रिवाइज कराऊं? एक बार बताओ। उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए उसने तांबे की खोज करी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको मैं अभी आगे चल के बताने वाला हूं ये वाली बात। अभी इतना जानो कि मानव ने तांबे की खोज जो करी वो ताम्रपाषाण काल के अंदर करी है, और ताम्रपाषाण काल जो है वो नवपाषाण काल के बाद आया है। बस इतनी सी बात रहेगी। आपको इतनी बात समझ में आई? तो यहां से आगे जो हम शुरू करने वाले हैं वो साथियों करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सुनना ध्यान से दोस्तों, यहां पे क्या है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें साथियों बहुत सारी चीजें लिखी हुई तो मिली, लेकिन हम उन्हें पढ़ ना सके, हम उन लिपियों को, उन बातों को पढ़ ना सके। हमने सिर्फ अनुमान लगाया, हमने सिर्फ अंदाजा लगाया, और अंदाजे के आधार पर ही हम साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अंदाजा कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। मान लो साथियों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, प्राचीन शहर हैं, प्राचीन नगर हैं, वो कभी दब गए, खत्म हो गए, नष्ट नाबूद हो गए। हमने उनकी खुदाई करी बहुत समय के बाद में, और फिर हम देख रहे हैं कि यहां पर कैसी सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे, क्या होता था, ये सब हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा साक्ष्य भी हमारे पास नहीं है। जैसे मान लो यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा हो कि पूरी दुनिया एकदम से दब जाए, खत्म हो जाए, नष्ट नाबूद हो जाए।
हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, आगे आप सब लोग बैठे थे 300-400 की संख्या में, और मैं आपको इस तरह से बोर्ड पे पढ़ा रहा था। अब कई हजार या कई लाख साल बाद हमारे अवशेषों को यहां से खोदा जाए, हमारे अवशेषों को यहां से निकाला जाए, तो जब उस समय के लोग निकालेंगे वो क्या कह रहे होंगे, वो क्या कह रहे होंगे, वो ये पेन देखेंगे और पेन को देखकर क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा नुकीला हथियार था जिससे ये लोग शिकार करने का काम करते थे। उन्हें क्या पता इससे लिखा जाता था। समझे, अनुमान लगाएंगे। जैसे आज के लोग इस सभ्यता के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। जैसे मान लो सभी लोग अगर दब गए यहां पर, तो सबके पॉकेट से एक मोबाइल निकल रहा होगा, तो लोग क्या कहेंगे उतने साल बाद आके कि इस सभ्यता का नाम मोबाइल युगीन सभ्यता रख दो, क्योंकि हर किसी के पॉकेट में मोबाइल निकल रहा है। उन्हें क्या पता मोबाइल के बारे में क्या क्या होता था। तो उसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर टेबल वगैरह जो मिलेंगे उसका अपना अपना अनुमान लगा रहे होंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट भैया, सिंधु घाटी सभ्यता इसी तरह से नष्ट नाबूद होने वाले नगर हैं जिनके बारे में इतिहासकार अपने अपने अनुमान पर आइडिया लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से स्थिति हुआ करती थी। क्योंकि उस समय की अगर लिपि ही तुमसे नहीं पढ़ी जा रही है तो निश्चित सी बात है बहुत सटीक आइडिया आप नहीं लगा पाओगे। ये लोग अनुमान लगाते हैं कि कुत्ते का पीछा, मतलब बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा था। अरे बिल्ली मान लो पेड़ पे बैठी हुई, कुत्ता नीचे बैठा होगा, दोनों को पता नहीं होगा कि बिल्ली ऊपर है कुत्ता नीचे, दोनों दबे, दुनिया या जो भी कारण रहा, दुनिया खत्म हुई। अब तुम कह रहे हो कि ये कुत्ता जो था ये बिल्ली का पीछा कर रहा था, तुम्हें यहां बिल्ली का अवशेष मिल गया, यहां कुत्ते का अवशेष मिल गया, आपने कह दिया कि कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा था। सिर्फ अनुमान, ये आप भी समझते हो अच्छी तरह से। कहीं कुछ लिपस्टिक के साक्ष्य मिल गए। लिपस्टिक सौंदर्यकरण पदार्थ है, एक सौंदर्यकरण करने का काम करता है, बोले लिपस्टिक, है ना। तो इसी तरह से बस क्या है कि आपको क्या याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीज कहां से मिली। सिंपल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3 देशों के अंदर फैली हुई सभ्यता है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 3 देशों के अंदर फैली हुई सभ्यता है। ये साथियों एक तो भारत के अंदर फैली हुई है, एक साथियों आपकी पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, और एक साथियों आपके अफगानिस्तान में फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई सभ्यता है? आप कहोगे सर 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। अक्सर जो आपका अफगानिस्तान है ना, यहां पर तो 2 ही स्थान मिलते हैं। क्या नाम है? सुर्तगोई। क्या नाम है? सुर्तगोई और मुंडीगाग। तो नाम मैं अभी लिखाऊंगा आपको। अफगानिस्तान में तो हमें सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थान मिले हैं, एक सुर्तगोई, एक मुंडीगाग। पाकिस्तान वालों ने कहा भाई साहब हमें ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो लगभग मान लो 500 के आसपास साक्ष्य पाकिस्तान में मिले हैं। भारत के लोग लगे हैं आज तक खुदाई करने में, जहां लिया बैठ गए। अभी कुछ समय पहले इधर उत्तर प्रदेश के अंदर साक्ष्य खोजे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों के अंदर फैली हुई सभ्यता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में है। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल हैं इसके, एक का नाम है सुर्तगोई और एक का नाम है मुंडीगाग, और यही तुमसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में 2 ही स्थान है। पाकिस्तान में लगभग 500 के आसपास स्थान है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, उनको अपनी हालत जो खर्चता है उसी से संभाल पाए तो सभ्यताओं को तो जब खोजेंगे। भारत के लोग लगे हुए 1000+ साथी उन्होंने क्या कर दिए हैं, यहां पर स्थल खोज डाले हैं, और वो याद किसे करने पड़ रहे हैं? तुम्हें याद करने पड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान का पढ़ रहे हो तो 2 पढ़ने के बाद खत्म, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, ये लगे हुए हैं। ठीक है, सुनो दोस्तों, पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी मतलब ये दुनिया जो थी, जो दबी तहस नहस हुई, खत्म हुई, उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा? दरअसल उसके पीछे रीजन है। जब इसके साक्ष्य ढूंढे गए ना, तो सबसे पहले ये सभ्यता साथियों सिंधु नदी के आसपास मिली। जो इसके साक्ष्य मिले शुरुआत में वो सिंधु नदी के पास मिले, तो लोगों ने इसका नाम रख दिया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में पता चला कि ना केवल सिंधु नदी के आसपास इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, इसके साक्ष्य तो अन्य जगह पे भी मिल रहे हैं, इसके साक्ष्य तो अन्य जगह पे भी मिल रहे हैं। तो आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कह सकते हैं? आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कह सकते हैं? तो लोगों ने कहा इस सभ्यता का नाम क्या रख देते हैं दोस्तों? इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं।
क्या रख देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो पहले तो जानो कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में अंतर नहीं है। जब हमें साक्ष्य पहले इसके सिंधु नदी के किनारे मिले थे तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। फिर साथियों हमने क्या देखा कि इसका जो नगर था, इसके सबसे पहले जानकारी जो मिली वो हड़प्पा की खुदाई से मिली, इसलिए साथियों इसे क्या कहने लगे, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाने लगा। दोस्तों इसका जो समय है, इसका साथियों जो समय माना जाता है, अब आप एक बात बताओ, कोई लगा सकता है अनुमान कि कितने समय पहले हम दबे होंगे यहाँ पर, समझे, नहीं लगा सकता ना। हर इतिहासकार आया, हर इतिहासकार ने अपने हिसाब से इसका समय बताया। हालांकि जैसे हम एनसीईआरटी की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर 1800 ईसा पूर्व बीसी तक इसका समय देखने के लिए मिलता है। वही साथियों अगर हम बात करें रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति, जो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, अगर इसकी बात करें तो इसके अनुसार इसका जो समय पाया गया है वो 2350 बीसी से लेकर 2350 बीसी से लेकर और 1750 बीसी तक माना गया। रेडियो कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है उसके अनुसार 2350 से 1750 इसका समय माना गया। दोस्तों यहां हम बात करें तो एनसीईआरटी के आधार पर, ये किसके आधार पर है, ये साथियों आपका एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर जो समय है वो 2500 ईस्वी से 2500 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर और 1800 बीसी तक समय माना गया। अगर ऐसे विवादित पॉइंट होते हैं तो वह कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बात समझ में आई? बोले सर बात समझ में आई। दोस्तों कुछ चीजें जो आपको थोड़ी सी याद रखनी होंगी सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर हम एक एक नगर पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंपल ऐसे पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कैसी सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? लिपि थी भाव चित्रात्मक। अब पढ़ी तो गई नहीं इससे, बोले भाव चित्रात्मक है लिपि। मतलब जैसे साथियों अगर भाव का मतलब क्या होता है, जैसे आपको गर्मी लग रही है, अब आप नहीं जानते इस बात को कैसे बताना है, तो आप क्या करोगे, आपने गोल सा बना दिया सूरज। क्या बना दिया? आपने गोल सा सूरज बना दिया और इसको बना के दिखा दिया, बोले यार ऐसे। तो आपको मेरा भाव समझ में आ गया ना कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है सूरज से। तो मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो यही होता है सिर्फ भाव, मतलब आप उस व्यक्ति का भाव समझ पा रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है। इसलिए इस लिपि को साथियों क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, जो कि साथियों दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक साथियों इसको पढ़ा नहीं गया। सिंपल क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी साथियों। वो एक दूसरे का भाव समझ पाते थे सिर्फ और सिर्फ, ऐसा हमारे इतिहासकारों ने कहा। सैंधववासी विश्व में साथियों कपास और कपास के प्रथम उत्पादक हुआ करते थे। तो साथियों सैंधववासी जो थे इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, इसलिए यूनानियों ने साथियों कपास के नाम पर सिडोन रखा, कपास का नाम सिडोन रखा साथियों, जिसका अर्थ है साथियों सैंधववासियों की उपज। सिंपल बात ध्यान रखिएगा, कपास के उत्पादन इन्होंने पहले किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और साथियों पशुपालन भी करने का काम करते थे, लेकिन उनका व्यवसाय क्या था? लेकिन उनका व्यवसाय था व्यापार। ये क्वेश्चन तीनों ही पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये साथियों कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करने का काम करते थे। साथियों जो सभ्यता के लोग मापतोल से साथियों परिचित थे, यानी कि ये सभ्यता जो थी, इस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल की पद्धति से साथियों क्या थे? परिपक्व थे, उनको जानकारी थी साथियों। जो प्राचीन काल का मानव हमने पढ़ा था उसे मापतोल के बारे में इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग साथियों लोहे से परिचित नहीं थे, इन्हें लोहे की जानकारी नहीं हुआ करती थी। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो लाल रंग का उपयोग करके बनाए गए साथियों बर्तन हुआ करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उन पर साथियों जानवरों के चित्र मिलते हैं, पर इनमें शेर का चित्र नहीं मिलता। अभी तो तुम देखना, मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको बताएंगे कि जो मोहरे हैं ना, जो मोहरे हैं उन मोहरों पर बैल के चित्र मिलते हैं। बैल समझते हो ना, ऑक्स जो होता है, मतलब गाय का जो मेल वर्जन होता है, उसको आप कहते हो बैल। तो ये कहेंगे कि बैल के अवशेष जो हैं हमें साथियों मोहरों पे मिलते हैं, कि जैसे इन्होंने कहा ना कि जानवरों के चित्र मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि मोहरों पे ना बैल का चित्र बना हुआ है। फिर आगे चल के कहते हैं कि इस सभ्यता के लोगों को गाय की जानकारी नहीं थी। अब जब गाय नहीं थी तो बैल कहां से आया भाई? जब गाय नहीं थी तो बैल कहां से आया? बहरहाल आप समझो, ठीक है साथियों। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में साथियों सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। एक धातु है जिससे मोहरें बनती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनती थी? वो सेल खड़ी से साथियों बनती थी।
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यह सभ्यता सबसे पहली विश्व की शहरी सभ्यता हुआ करती थी। जितनी भी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की, चाहे मिस्र की, जितनी भी सभ्यता हुई, उन सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता पहली शहरी सभ्यता थी। क्या थी? पहली सभ्यता थी। सर कैसे पता चला? तो इन्होंने अनुमान लगाया। कैसे? जैसे जैसे क्या होता है कि आपका घर का गेट होगा, तो जब आप उसे खोलेंगे तो कहीं कहीं तो साथ गेट अंदर की तरफ खुलता है, कहीं कहीं बाहर की तरफ खुलता है। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि शहरों में आज के समय पर गेट अगर अंदर की तरफ खुल रहा है तो इनके गेट भी अंदर की तरफ खुल रहे हैं, तो ये सभ्यता शहरी सभ्यता होगी। अनुमान लगा रहे हैं। तो ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, या इसी को आप कह सकते हैं साथियों शहरी सभ्यता हुआ करती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो चार्ल्स मैनसन को मिली थी। और ये साथियों जानकारी जो मिली थी 1826 में मिली थी। लोग क्या करने लगे, कोई टीला दिखा, वहां से क्या करने लगे, मिट्टी वगैरह उठाने लगे, तो ईंट निकलने लगी। अब बोले भाई ये क्या है, बोले देखो यहां पर कुछ तो है। तो चार्ल्स मैनसन को सबसे पहले 1836 में इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दोस्तों 1921 की बात हुआ करती थी। 1921 में जो साथियों जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ करता था, इसके महानिदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल। 1921 के समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने क्या कहा कि इस जगह पर खोजो, क्या है इस जगह पर, कुछ तो खास है। तो इसके लिए राय बहादुर दयाराम साहनी को भेजा और उन्होंने साथियों 1921 के समय पर इस साथियों सभ्यता की खोज कर डाली। किसके निर्देशन में कर रहे हैं? कौन साथियों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उस समय महानिदेशक है। और कब कर रहे हैं साथियों? दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा स्टार लगा के रखिएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, क्वेश्चन साथियों मैं अभी आपको निकाल के दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दूंगा, आप समझो आगे की बात को। ये सभ्यता जो हुआ करती थी ना, ये सभ्यता जो हुआ करती थी, अगर हम इसे देखें तो मान लो साथियों ये क्या है, हमारा भारत है। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात समझा देता हूं। मान लो साथियों ये आपका क्या है, ये आपका भारत हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया साथियों? भारत। अब इसमें क्या है, यहां पर देखो मैंने कहा कि अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान क्षेत्र में और अफगानिस्तान क्षेत्र तक फैली हुई है। तो हमें मान लो एक बिंदु यहां पर मिल गया, एक बिंदु अफगानिस्तान में यहां मिल गया, एक पाकिस्तान में यहां मिल गया। तो हमने क्या किया कि इन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करी। क्या करी? हमने इन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करी। तो ये आकृति जो बनी ना, ये आकृति जो बनी ना, ये आकृति साथियों कैसी बन गई? ये आकृति एक तरह से साथियों हम ये कह सकते हैं, ये आकृति एक तरह से त्रिभुजाकार आकृति बन गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, वो साथियों त्रिभुजाकार फैली हुई है। कैसी आकृति? कैसी है? त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई साथियों आपकी सभ्यता रहने वाली। मतलब इसके अगर हम सारे पॉइंटों को जोड़ें तो इससे पता चलता है कि एक त्रिभुजाकार ये सभ्यता हुआ करती थी। इसके हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में मिले हैं। जैसे अगर हम इसका सबसे उत्तरी जगह देखें कि उत्तर में, सबसे उत्तर में इसका साक्ष्य कहां से मिला, समझ पा रहे हो ना इस बात को? 3 देशों में फैली हुई है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे साक्ष्य मिले होंगे। तो सबसे उत्तर में जो साक्ष्य मिला ना, वो साथियों मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर साक्ष्य मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पॉइंट क्या हो जाएगा? मांडा, जम्मू कश्मीर के अंदर। दक्षिणी पॉइंट क्या हो जाएगा? दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। साथियों इसका पश्चिमी सीमा क्या हो जाएगी? ये आपका सुदका गिडोरो हो जाएगा, जो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। और इसका पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी क्या है, पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है। बात समझ में आ गई? टोटका भी जानते थे क्या सर? बताता हूं बेटा। अभी कल रिकॉर्डिंग किया था, किसकी रिकॉर्डिंग किया था बेटा? डेली लाइव हो रही है क्लास, रिकॉर्डेड तो नहीं किया था। कौन कह रहा है रिकॉर्डेड किया था? चलो, तो मैंने क्या कहा, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सीमा इसकी कहां रही है, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना होगा कि साथियों जो अगर हम देखें तो इस पूरी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, कोई बताएगा? पूरी सभ्यता का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? तो इस पूरी सभ्यता जो फैली हुई है ना, कितने एरिया में, क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो ये साथियों आपकी 1299 600 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसका साथियों क्या है, क्षेत्रफल रहने वाला है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल जो है 1299 600 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसका
एरिया रहने वाला है। दूसरा ये ध्यान रखना कि अगर हम यहां से यहां तक की दूरी को देखें तो ये दूरी साथियों आपकी 14,000 किलोमीटर है, मतलब उत्तर से दक्षिण सभ्यता जो फैली हुई है। और ये जो आपके साथियों क्षेत्र फैला हुआ है ये आपका लगभग 1600 किलोमीटर, ये 1400 किलोमीटर, ये साथियों आपका लगभग 1600 किलोमीटर आपका क्षेत्र फैला हुआ है। कुल एरिया इतना है और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो सभ्यता फैली हुई है ये आपका साथियों इतने किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे उनका समाज साथियों मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। मतलब जो समाज जैसे आज का समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक, पिता की चलती है हमारे समाज के अंदर। उस समय का जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ का जो समाज था, मतलब सिंधु घाटी का क्षेत्र का समाज था, ये 4 वर्गों में सत्यों बटा हुआ होता था। कितने? 4 वर्गों के अंदर बटा हुआ होता था। तो यहाँ के जो लोग थे ना वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मतलब ये मांस का सेवन भी करते थे और शाकाहारी, जैसे आज के लोग हैं दोनों तरह के लोग मिलते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी साथियों दोनों ही तरह के लोग मिलते थे। इनकी समाधान प्रणाली क्या थी? मतलब इंसान को मर जाने के बाद ये अंतिम क्रियाकलाप उसका कैसे करते थे? 3 तरह से इसका क्रियाकलाप करते थे। पहला तरीका होता था, मतलब आदमी का अंतिम संस्कार जो करते थे 3 तरह से करते थे। पहला तरीका है तो पूर्ण समाधान कर दें, तीसरा है आंशिक समाधान कर दें, और मतलब दूसरा है आंशिक समाधान कर दें, तीसरा है साथियों दाह संस्कार कर दें। पूर्ण समाधान में क्या था कि आदमी को साथियों पूरी तरह से जमीन के अंदर दफन कर दें। आंशिक समाधान क्या होता है? आंशिक समाधान का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद दोस्तों उसको जंगल के अंदर डाल दिया, चील, कोए, बाज वगैरह ने, पक्षियों ने उसके बॉडी से सब तो सारी मीट को खा लिया, बाद में हड्डी वगैरह को लाके साथ दफनाते हैं, तो क्या हो गया? ये आंशिक समाधान, मतलब थोड़ा सा आपने दफनाया, बाकी चील कौओं को खिला दिया। दाह संस्कार सिंपल है, जैसे साथियों आज के समय में हम डेड बॉडी को जला देते हैं, उस तरह से साथियों ये दाह संस्कार। तो 3 तरह से साथियों डेड बॉडी को जलाने का काम करते थे, जो साथियों आपके सामने है। समझ गए हो? या तो पूरा दफना दें, या पहले चील कौओं को खिला दें, बाद में हड्डियों को दफना दें, या फिर सीधा आग के हवाले बॉडी को कर दें। 3 तरह से साथियों किया करते थे। यहाँ का नगर नियोजन जो है उससे ये पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सुनियोजित नगर हुआ करता था। मतलब ऐसे नहीं था कि कहीं पर किसी ने घर बना लिया, कहीं पर किसी ने गली के अंदर बीच में घर बना लिया। पूरी तरह से साथियों ये क्या था, वेल तरीके से साथियों क्या किया गया था, इसको सुनियोजित किया गया था। मतलब अच्छे से साथियों से आपने देखा होगा कि अगर ऐसे गली निकाली है तो ऐसी कई सारी गली निकाल दी, फिर इस तरह से गली निकाल दी, बीच में यहाँ पर क्या किया, मतलब बीच में यहाँ पर साथियों लोगों ने यहाँ पर फिर घर बनाई। तो इस तरह से क्या था, इन्होंने पहले से साथियों सब चीजों को अच्छे से स्ट्रक्चर इसका बना रखा था। मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा का एक नगर है, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, जहां पर मकानों का निर्माण जो है वो पक्की ईंटों से किया गया है। कितना समय बचता है हमारे पास? एक बच्चा है कह रहा बिहार पुलिस के लिए पढ़ सकता हूं क्या? बेटा 100% पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई भी जीके का एग्जाम है जिसमें जीके आती है, उस एग्जाम के लिए आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हाँ भाई, अगर कोई भी एग्जाम है आपका जिसके अंदर जीके आती है, उस एग्जाम के लिए आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बात समझ में आई? चलो भाई, अभी हमारे पास टाइम कम है, इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है? इतना ध्यान रखना कि यहां से थोड़ा सा आपको एक भूमिका बनानी पड़ेगी, फिर आपको आगे चल के साथ तो यहां से जो जो क्वेश्चन में स्टार लगाता चल रहा हूं ना, उन क्वेश्चनों को बस आप कवर करके चलो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा यहां से याद नहीं करना आपको, साथियों एक सीमित डाटा के साथ चलना है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा जाओगे तो बहुत ज्यादा चीजें, लेकिन वो एग्जाम में आजकल उतनी नहीं पूछी जाती है। अच्छे से जान लो दोस्तों, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ये 499 रुपए का है, साइंस मैग्नेट पर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर साथियों आप क्या कर सकते हो, इस जनरल अवेयरनेस के फाउंडेशन निर्माण बैच में आप इनरोल कर सकते हो। कंप्लीट थ्योरी और साथियों कंप्लीट क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। 2024 के नए क्वेश्चन मैं आपको इस कोर्स के अंदर करवाऊंगा। बायोलॉजिकल कंटेंट रहेगा, पीडीएफ साथ मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। अगर आप सभी का फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हो तो आप इस अमाउंट पर सभी का फाउंडेशन कोर्स भी परचेज कर सकते हो। कैसे मिलेगा कोर्स? तो साथियों आप ये
कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर, और निर्माण बैच का जनरल अवेयरनेस का ये कोर्स दिख जाएगा, इसे आप बाई कर लेंगे तो आप सब तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कोर्स को परचेज कर लेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और एक बार सारे के सारे बच्चे क्या कर दो बेटा, इस क्लास को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको समय समय पर चीजें मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों ग्रुप डी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जो आपके आज ग्रुप डी वाले बच्चे थे, साथियों आज उनकी तारीख लगी हुई थी, ध्यान से सुनो, 28 तारीख साथियों लगी हुई थी कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट वाला मैटर था तो उसमें 28 तारीख लगी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ होगा, क्योंकि साथियों अभी इसमें मार्च अप्रैल मई, तो आई थिंक साथियों 26 मई है ना, यही डेट दी है ना, तो 26 मई की साथियों अब डेट दे दी है। अब अगली जो सुनवाई होगी साथियों 26 मई को होगी, तो अब इसमें साथियों कुछ मुझे मिलता नहीं है। अब देखते हैं साथियों यहाँ पर 10th वालों के साथ चीजें जाती हैं या ITI वालों के साथ चीजें जाती हैं। 10th और ITI वाले मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें साथियों डेट आपकी नहीं दे दी गई है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही वाला सीन हो गया। तो अभी साथियों ये आपके केस की अपडेट है जो मुझे आपको देनी थी, तो मैंने आपको ये दे दी। बात समझ में आ गई? इसमें तारीख मिल गई है आगे, और यही है ना 26 मई है ना, 26 तो है वो मई है मेरे हिसाब से ना। तो भाई अब इसमें तो कोई इतनी लंबी चीजें जा रही हैं, तो अब क्या ही होगा आगे देखना पड़ेगा वो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।